हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल रिच एकेडमी। और देखिए, आज जो हमारे नेक्स्ट सेशन है वो हमारा है मौर्यन एम्पायर का और मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद स्टोन स्कल्पचर्स की अगर बात करें या आर्किटेक्चर की बात करें तो इट वाज ओनली इन मॉडर्न पीरियड। बीच में काफ़ी हद तक गायब है आर्ट आर्किटेक्चर, स्पेशली जो स्कल्पचर वाला स्टोन स्कल्पचर वाला पार्ट है वो। तो इसीलिए मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि देयर वर पिलर्स, स्कल्पचर्स, रॉक कट आर्किटेक्चर। ये भी स्पेशली मौर्यस के टाइम में स्टार्ट हुआ था। मौर्यस के टाइम में स्टार्ट हुआ था रॉक कट आर्किटेक्चर, और काफ़ी फेबुलस जो है इन्होंने आर्किटेक्चर बना रखा है रॉक्स के ऊपर, जैसे दशरथ केव्स और लोमस ऋषि केव्स। काफ़ी ज़्यादा फेमस केव्स हैं इस टाइम की, स्पेशली अशोक की, और पूरा ही इनफैक्ट मौर्यन टाइम्स में काफ़ी अच्छा रॉक कट आर्किटेक्चर था। फिर कह रहा है बिल्डिंग्स लाइक स्तूपास, विहाराज और चैत्यास। देखिए, विहाराज होते हैं ड्वेलिंग प्लेस, मेनली ये बुद्धिज़्म के हिसाब से होता है ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे रहा जाता है ना। वसंत विहार ऐसे है दिल्ली में, तो उसे आप याद कर सकते हैं ड्वेलिंग प्लेस। चैत्यास के हिसाब से प्रेयर हॉल, तो यहाँ पे प्रेयर्स चलती थी, है ना। ये दोनों ही जो है स्तूपास के साथ में, सॉरी, ये जो दोनों ही हैं ये आपका मेनली बुद्धिज्म से अटैच्ड है संघ के हिसाब से। तो चैत्यास और विहारस, विहारस जहाँ पे रह रहे हैं, चैत्यास जहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं। दैट सर्व मैनी पर्पजेज, दे आर एक्विजिट इन एस्थेटिक क्वालिटी एंड ब्रिलियंट इन देयर डिज़ाइन। तो कह रहा है काफ़ी अच्छा जो है काम था उस टाइम मॉडर्न आर्किटेक्चर का। अगर देखिए, मैं इसको अगर मॉडर्न आर्ट को एक अच्छे तरीके से अगर डिफाइन करूँ आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडर्न आर्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पोर्शंस में। देखिए, मैं बना ही देता हूँ ये डायग्राम। मॉडर्न आर्ट को दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हम कर सकते हैं रॉयल आर्ट, एक हम कर सकते हैं फोक आर्ट। ठीक है, देखिए रॉयल आर्ट और फोक आर्ट। अब रॉयल आर्ट मतलब जो पैलेस के हिसाब से होगी, तो इसमें अलग अलग डिजाइन थे, क्या क्या थे वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक तो थी पिलर आर्ट। पिलर्स बहुत भारी भारी बना रखे थे, अशोक की मेनली में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो पिलर्स भी दो टाइप के थे, एक ऐसे थे विद एडिक्ट जिसके ऊपर कुछ एंग्रेविंग्स थी, एक थे विदाउट एडिक्ट। ठीक है, एक थे विदाउट एडिक्ट मतलब जिसके ऊपर कोई एंग्रेविंग नहीं है। विद एडिक्ट मतलब इसके ऊपर एंग्रेविंग्स करके कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद पिलर आर्ट हो गया। फिर दूसरा हो सकता है कि आपका केव आर्ट। फिर उसके बाद तीसरा हो सकता है आपका पैलेस आर्ट। जो रॉयल ही बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे ही राजा ही बनवा रहा है स्तूप आर्ट, स्तूपास, है ना। स्तूपा का डिजाइन हम अभी देखेंगे बाद में। और फोक आर्ट के अंदर दो थे मेजर। जो एक फोक आर्ट के अंदर पार्ट था वो था पोट्रीज जो थी इनकी, ये भी आर्ट के आर्किटेक्चर के अंदर ही आ सकती है। पोट्रीज के अंदर यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों ही लिख सकते हैं आप, है ना। तो उसके अंदर कह रहे हैं इनकी जो पोट्री थी वो थी NBPW, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और दूसरा जो फोक आर्ट में बड़े फेमस थे वो थे यक्ष और यक्षिणी, यक्ष एंड यक्षिणी। यक्ष एंड यक्षिणी बहुत ज़्यादा फेमस है ये फोक आर्ट के अंदर। और देखिए एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं हर जगह के, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है दीदारगंज। दीदारगंज की जो यक्षिणी है वो बड़ी फेमस है। तो उनकी भी हमने अभी आगे मैंने फोटो रखी हुई है, आप उसमें देख पाएंगे कि ये यक्षिणी है दीदारगंज की। पोर्ट्रीज मैंने बता दिया NBPW। स्तूपा आर्ट में जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं सांची स्तूपा। सांची स्तूपा बना था मॉडर्न टाइम में, सांची स्तूपा की हमने फोटो अभी आगे रखी है। पैलेस आर्ट में जैसे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में जो पैलेस डेवलप कर रखा था उसका जो है नाम है। केव आर्ट के हिसाब से दो केव्स बड़ी फेमस थी, मेनली अशोक के टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। एक बरबरा केव्स थी मेजर, बरबरा केव्स, और इसी के अंदर ही है लोमस ऋषि केव, लोमस ऋषि केव्स। तो ये केव्स का हो गया। ठीक है, अब पिलर्स विद एडिक्ट और विदाउट एडिक्ट। पिलर विद एडिक्ट में नाम आ जाता है प्रयाग में, प्रयाग यूपी के अंदर विद एडिक्ट। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बस, में सिर्फ एक एग्जांपल है प्रयाग। और विदाउट एडिक्ट में जैसे रामपुरवा है, रामपुरवा बुल कैपिटल। और जैसे सांची जो सॉरी और सारनाथ का भी कैपिटल हम बोल सकते हैं, सारनाथ लायन कैपिटल, वो भी विदाउट एडिक्ट ही है। जो हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है सारनाथ लायन कैपिटल। तो इस तरह से हम इनको एक एक मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, एक अच्छा समझ में आ जाएगा इससे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो एक डिज़ाइनिंग जो मैंने क्लासिफिकेशन से काफ़ी इजीली आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अभी देखिए आगे मैंने फोटोज़ भी रखी हुई हैं, तो उनको भी हम एक एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं हम।
अच्छा ओके, कह रहा है कि बुद्ध की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग स्टाइल से थी। पहले सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंटेशन थी, फुटप्रिंट्स बना देते सिर्फ बुद्ध के, लोटस थ्रोन्स, चक्रास, स्तूपास, लेकिन ग्रेजुअली फिर जो है उनको और ज़्यादा भारी जताका टेल्स से बताने लगे। जातक टेल्स या जताका टेल्स जो है इसके अंदर बुद्ध की कहानी लिख रखी है। जैसे एक बड़ी कॉमन स्टोरी ये है कि एक हाथी है, वो पागल हो गया, मतलब ऐसे दिख रहा है कि भाई लोग इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि एक हाथी ऐसे भागता हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद एक इंसान है जो चुपचाप खड़ा हुआ, उसने ऐसे हाथ किया और हाथी रुक गया, शांत हो गया, और हाथी नमस्ते कर रहा है, और वो इंसान जो है ऐसे करने वाले बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध। तो इस तरह से जातक कथाएं ऐसे दिखा रखे हैं, उनको डिपिक्ट कर रखा है। जैसे जो गेट्स बनाते थे, एंट्री गेट्स साउथ के अंदर मेजर, जैसे जितनी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उनके एंट्री गेट्स पे जातक कथाएं काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट स्तूपास के भी जो एंट्री गेट्स होते थे उनके ऊपर भी जातक कथाएं बनी हुई हैं, है ना। तो ये जातक कथा है। तो कह रहे हैं इनिशियली तो सिर्फ सिंबल्स यूज होते हैं, फिर बाद में तो पूरी पूरी कहानियाँ, पूरी पिक्चर है, एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन पिक्चर। यहाँ पे दिखाया हाथी सबको भगा रहा है, लोग भाग रहे हैं, फिर यहाँ पे एक इंसान है जो चुपचाप खड़ा हुआ है, फिर उसने आशीर्वाद हाथ किया ऐसे अभय पोस्चर, और फिर उसके बाद हाथी नमस्ते कर रहा है, झुक गया, शांत हो गया। उस तरह से मतलब पिक्चर, एक मतलब पिक्चर के फॉर्म में स्टोरीज बता रखे। दीज आर जातक टेल्स। ओके, ये देखिए, ये एक स्तूपा का डिजाइन है, सॉरी, ये एक स्तूपा का डिजाइन है। जैसे यहां पे ये जो है इसको बोलते हैं अंडा, ये जो ऊपर वाला गोल पोजीशन है। फिर उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं हर्मिका, हर्मिका, और ये छत्र, ठीक है। अंडा, हर्मिका, छत्र, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। एक्चुअली दो प्रदक्षिणा पथ है कि ऊपर वाला यहाँ पे आप इसके अराउंड घूम सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे जगह रहती है ऐसे करके, तो इसके आप अराउंड ऐसे घूम सकते हैं, और एक ही नीचे भी प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ से भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। ये है सोपाना, स्टेयर केस है, यहाँ से आप ऊपर चढ़ सकते हैं इस वाले एरिया पे, सोपाना स्टेयर केस हो गया। और इसको बोलते हैं, वैसे जो ये पोर्शन इसको बोलते हैं वेदिका, है ना। अंडा, वेदिका, ये हर्मिका जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर जो है बुद्ध से रिलेटेड चीज़ों को रखा जाता था। जैसे पहले ये था कि बुद्ध की खुद की चीज़ें, या फिर अलग अलग तरह से स्तूपा चार तरीके से बन सकते हैं, खुद बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें, या खुद जो बुद्ध ने जगह ट्रेवल किया है, या जनरली भी जहाँ कहीं भी आप बनाओ तो स्तूपा को अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से तीन चार चीज़ें थी, ठीक है ना, तीन चार तरह के स्तूपास थे। और ये जो बना रखे हैं देखिए, ये इनको बोलते हैं तोरणा, तोरणा, तोरणा मतलब गेट्स, ये तोरनाज है। जैसे सांची स्तूपा के अंदर बाद में तो यहाँ पे रेलिंग वगैरह बना दी गई थी, इसको बोल रहे हैं तोरणा, तोरणा मतलब है गेट। ये क्या हुआ, सोपाना, मतलब ये सीढ़ियाँ सोपाना, ठीक है ना। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। ये एक स्तूपा का डिजाइन है, ठीक है। अंडा हो गया ये वाला पोर्शन जो गोल है, ओके, आई गेस क्लियर हो गया हो। देखिए सांची स्तूपा की फोटो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को भी साथ ही रखी हुई, ये सांची स्तूपा है, बिल्कुल सिमिलर सा ही है। ऊपर वाला जो आपने देखा वही सेम लगभग। देखिए यहाँ पे ये एक जगह आ गई, फिर ये अंडा आ गया, फिर ये हर्मिका आ गई, फिर छत्र आ गया, फिर ये तोरण आ गया, है ना। और यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है, सोपाना हो गई। तो इस तरह से कह रहा है कि डिजाइन बना रखा था। ये सांची का स्तूप है, ओके। उसके बाद देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में और फोटोज रखी हैं मैंने। देखिए जितना आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप फोटोज के हिसाब से कर सकते हैं वो बेस्ट रहता है। ये देखिए, ये भी मौर्य टाइम के डिजाइन है। ये देखिए, ये वाला देखिए लायन कैपिटल है, वैसे तो ये सारनाथ वाली लायन कैपिटल नहीं, ये है वैशाली वाली, वैशाली बिहार के अंदर है, ये वहाँ का है लायन कैपिटल। सिंगल मोनोलिथ है ये, उसके ऊपर ये कैपिटल है, लायन है, और ये इसको हम कैपिटल बोलते हैं, लायन कैपिटल, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है। तो ये लायन कैपिटल है, ये पूरा एक मोनोलिथ है नीचे वाला। और देखिए थोड़ा सा आप देखेंगे जो है थोड़े से टेपर्ड है, हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे हैं पिलर्स, थोड़े से नीचे से थोड़े से बल्बस है और ऊपर थोड़े पतले हो रहे हैं इस तरह से। तो ये आपका वैशाली का है, बिहार का। उसके बाद देखिए और देख लेते हैं कौन कौन से डाले हैं मैंने अभी। ये देखिए सारनाथ लायन कैपिटल है ना, इसके अंदर यही बिल्कुल सेम हमने जो है हमारे जो है नेशनल एम्बलम है हमारा, और ये चार शेर हैं, और यहाँ पे चक्र दिखा रखा है, यहाँ पे एक हॉर्स है, यहाँ पे एक बुल है, ऐसे करके जो हमारे नेशनल एम्बलम के अंदर है, एक हॉर्स और एक बुल रिप्रेजेंट किया हुआ है। चार शेर, चारों तरफ जो है ख्याति फैल रही है राजा की, उस तरह से डिपिक्ट करता है चार शेर। ओके, दिस वन इज ऑल्सो क्वाइट फेमस वन, रामपुरवा है ये, रामपुरवा बुल है ये, रामपुरवा बुल। और अभी जो है आज की डेट में ये प्रेसिडेंट हाउस के बाहर है, दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस के बाहर ये लगा हुआ है रामपुरवा बुल, ठीक है। ये एक्चुअली शिफ्ट होते रहती है जगह, ऐसे आप वो जगह देखोगे कि भैया वहाँ का पिलर उठा के किसी और राजा ने वहाँ पे रखवा लिया, वहाँ का पिलर उठा के ऐसे लगवा लिया, तो ऐसे बहुत जगह चेंज होते रहते हैं। तो ये अभी ये जो है ये फिलहाल टाइम
प्रेसिडेंट हाउस में दिल्ली में। ये देखिए ये यक्षिणी की फोटो है, यक्षिणी की फोटो है दीदारगंज की, यक्षिणी दीदारगंज, दीदारगंज भी बिहार में ही पड़ता है, दीदारगंज भी मोस्ट ऑफली बिहार में पड़ता है। और कह रहे हैं कि ये देखिए फोटो बना रखी है, ये चौरी बेरर, ये ऐसे करके जो एक ये ले रखा है, विस्क, फ्लाइंग विस्क बोलते हैं इसको, इसको जैसे चौरी बेरर है। तो यक्षिणी दीदारगंज की, इनको बड़ी आइडियल वीमेन माना गया, वोलप्टस शरीर है, ऐसे दिखा रखा है कि बड़ी आइडियल वीमेन है। तो फोक आर्ट के हिसाब से यक्षिणी का काफ़ी ज़्यादा फेम दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायलेक्ट्स ऑफ अशोकन एडिक्ट्स। तो यहाँ पे बता रखिए डायलेक्ट्स कैसे कैसे, मेजर जो यूज़ हुई है ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट को जो डिसाइफर किया था वो जेम्स प्रिंसप ने किया था। जेम्स प्रिंसप ने 1837 में डिसाइफर किया था ब्रह्मी स्क्रिप्ट को। उसके बाद कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखी गई है, अफगानिस्तान के अंदर अरामाइक और ग्रीक के अंदर जो इंस्क्राइब्ड उसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। तो इस तरह से ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट दोनों में यूज़ की गई। ये एक फोटो दे रखा है ब्रह्मी स्क्रिप्ट का, ये देखिए ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट का है, इस तरह से थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। थोड़ा डिफिकल्ट है अभी समझना, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में, जस्ट फोटो है इसका। ओके, अब देखिए बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। कह रहा है जो इंस्क्रिप्शंस रखी है उसमें 4 तरह की एंग्रेविंग्स रही है, एक मेजर पिलर एडिक्ट रहा है, एक माइनर पिलर एडिक्ट, मेजर रोक एडिक्ट और माइनर रोक एडिक्ट। तो इसमें ऐसा ना समझे कि मेजर माइनर के मतलब मेन बात ये है कि ये बहुत सारी जगह थे और हर जगह ना सिमिलर थे। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे मेजर पिलर एडिक्ट है तो ऐसा नहीं है कि एक जगह और अलग, और मतलब एक जगह दूसरा और दूसरे जगह दूसरा है। सारे जो मेजर पिलर एडिक्ट है सारी बातें सेम लिखी हुई है, माइनर में सारी बातें सेम लिखी हुई है। बड़े बड़े जो है पत्थर लगवा देते हैं, उनके ऊपर लिख देते थे एंट्रीज, ये जो बड़े भारी रास्ते बनवाए थे, भारी जो है रोड्स बनवाए थे, उत्तर पथ पश्चिम पथ, उन बड़े बड़े रोड्स के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे किसी पिलर के ऊपर लगाया, वैसे लगाए, तो पिलर के ऊपर जो एडिक्ट्स थे वो मेजर पिलर एडिक्ट बोल देते हैं। कहीं जो कम है उनको माइनर पिलर एडिक्ट बोल देते हैं। लेकिन बातें मेजर वाली सेम मिलेंगी, माइनर वाली सेम मिलेंगी, ऐसे मेजर रोक एडिक्ट, माइनर रोक एडिक्ट, है ना। तो इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन कर रखी है और ये सब एंग्रेविंग्स वाले हैं। ये देखिए एक छोटा, ये आपको एक फोटो दिखा रखा है साइट्स ऑफ अशोकन रोक एडिक्ट्स। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये मनसेरा, तक्षशिला, है ना, और उसके बाद ये मेरठ, तोपड़, कलसी, इस तरह से अलग अलग जगह दिखा रखी है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी खास बात थी कि हर जगह ना ऐसा नहीं है कि अशोक नाम मेंशन्ड है कहीं पे भी। अशोक का नाम सिर्फ माइनर रोक एडिक्ट में मिला है, माइनर रोक एडिक्ट, और उसका एक जो एग्जांपल है जब माइनर रोक एडिक्ट था वो था मस्की। ये देखिए यहाँ पे मस्की, मस्की में अशोक का पूरा नाम लिखा हुआ है। नॉर्मली ये लिखा रहता है कि देवनंप पियादसी, नॉर्मली लिखा रहता है हर जगह जो एडिक्ट्स थे देवनंप पियादसी। इसका मतलब है देवनंप पियादसी मतलब है कि बिलव्ड ऑफ गॉड्स। लेकिन यहाँ पे मस्की जो एक माइनर रोक एडिक्ट, वहां पे लिखा हुआ है देवनंप पियादसी अशोक, तो वहां पे अशोका का नाम भी जो है लिखा हुआ है साथ में। तो यहीं से पता चला है कि फाइनली, इनिशियली हमें पता नहीं था कि देवनंप पियादसी किंग कौन है, लेकिन जब यहाँ से ऐसे एडिक्ट मिला जिसमें पूरा नाम लिखा मिला तब पता चला कि सब अशोक का ही एरिया था। तो देखिए ये लगभग एरिया था जो अशोक ने कंट्रोल किया था। जो एक मेजर था वो ये था कलिंग जो कैप्चर कर लिया था, उसके अलावा सब जगह नेचुरल फ्रंटियर्स आ गए थे। यहाँ पे देखिए आपका ये आ गया इधर से पूरा ईरान ही आ गया सारा, और इसके बाद ये जो साउथ में थे ये इसके दोस्त थे, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये देवर फ्रेंड्स ऑफ अशोक, तो इसीलिए कैप्चर नहीं हुआ है। बाकी नेचुरल फ्रंटियर्स लगभग अशोक ने पूरा कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो बड़ी भारी एम्पायर था और ये इसकी बाउंड्री दिखा रखी है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए पिलर एडिक्ट्स में बात कर रहे हैं कि 7 पिलर एडिक्ट्स हैं और सारे के सारे जो पिलर्स हैं मोनोलिथ्स थे। कई बार क्या करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि पिलर्स जो है ईरानियन से इंस्पायर्ड थे, बट हम ग्रेजुअली देखेंगे कि ऐसा नहीं था, पूरी तरह से ईरानियन इंस्पायर्ड नहीं थे। हो सकता है 2-4 बातें हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था हमारा ईरानियन और इंडियन पिलर्स में। तो कह रहा है कि 2 तरह के स्टोन्स वर यूज्ड, कार्व द पिलर्स, व्हाइट एंड बफ कलर्ड सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट। 2 तरह के स्टोन होते हैं, सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट। फिर कह रहा है दीज आर फाउंड इन सांची, मध्य प्रदेश में मिला है, सांची के अंदर, दिल्ली के अंदर, सारनाथ के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, है ना, सारनाथ तो लाइन कैपिटल ही है, कंधार, चंपारण, खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद अमरावती। कह रहा है इन सारी जगह जो है पिलर्स मिले हैं अशोक के। ऑन द टॉप ऑफ द पिलर सिंबल्स ऑफ बुल्स, हॉर्सेज, लायन, ये फेसिंग ऑल डायरेक्शन है ना, ये हमने कहा था सारनाथ का चारों तरफ जो है चारों डायरेक्शन में राजा का वर्चस्व कायम हो रहा है, राजा की ख्याति फैल रही है, वो बातें यहाँ पे। फिर कह रहे पिलर एडिक्ट्स आर 40 से 50 फीट हाई एंड वेट अप्रोक्सीमेटली 50 टन। जो पिलर्स हैं वो लगभग 50 टन के वजन वाले हैं और 40 से 50 फीट ऊंचे वाले हैं।
अब कह रहा है कि कुछ जो है यूरोपियंस कहते हैं कि जो ईरानियन पिलर आर्ट थे उससे इंस्पायर्ड थे। तो ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मान लो होगी, लेकिन जो मेजर था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ के जो पिलर्स थे, जो इंडियन पिलर्स थे, वो अभी हमने देखा कि टेपर्ड है ऐसे करके, यूं करके। जो ईरानी पिलर्स हैं बिल्कुल सीधे हैं। उसके बाद जो ईरानी पिलर्स हैं वो बिल्डिंग का पार्ट है। मौर्यन के टाइम में ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग का पार्ट हो, बिल्डिंग का पार्ट भी और सेपरेट भी। हमने देखा है जैसे लाइन कैपिटल खड़ा हुआ है, रामपुर व बुल, सब सेपरेट सेपरेट है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भैया ईरान इनसे ही पूरा है। फिर ये मोनोलिथ्स हैं, उनके मोनोलिथ्स नहीं थे, हमारे रॉक कट मतलब पूरा पूरा मोनोलिथ है, एक बड़ा है, सिर्फ बुल जैसे कैपिटल बनाया, एबेकस और फिर कैपिटल वो अलग, बाकी पूरा जो पिलर है वो एक ही रॉक है, मोनोलिथ रॉक है। लेकिन ईरानियन में मोनोलिथ रॉक्स यूज नहीं हुई है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो मेजर डिफरेंस इतना भारी है कि एक तो हमारे टेपर्ड है ऐसे करके हैं, फिर दूसरा ये पूरी एक रॉक है, मोनोलिथ है, फिर उस यहाँ पे जो एबेकस है उसके ऊपर कैपिटल है, बस वो अलग है। और ये फ्री स्टैंडिंग भी है, मतलब सारी बिल्डिंग्स के साथ नहीं है। तो इसलिए पूरी तरह से ईरानियन के नहीं कह सकते, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन बहुत ही कम दिखता है। तो ज़्यादा इंस्पिरेशन है नहीं, हमारे खुद के थे, इंडिजिनस थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि जो 7 पिलर एडिक्ट हैं उसको डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार हम 7 पिलर एडिक्ट देख लेते हैं, मेजर पिलर एडिक्ट्स में क्या क्या बातें कर रखी है अशोक ने। तो 7 के अंदर पहला कह रहा है कि पहले एडिक्ट में अशोक बात करता है गार्डिंग हिज पीपल, कि भैया लोगों का जो है मेरे को रक्षा करनी है, मेरी प्रजा मेरे बच्चों जैसे उनकी रक्षा करनी है। दूसरा धम्मा के बारे में बताता है कि धम्मा शुड बी फॉलोड। एक्चुअली ये जो एडिक्ट्स हैं सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम मेजर रॉक एडिक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि 14 है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर कहता है सरकमवेंट एक्सेस ऑफ ब्रूटैलिटी, सरकमवेंट बच के कैसे निकल सकते हो आप इन चीज़ों से, ब्रूटैलिटी, प्राइड, सिन, हार्शनेस, ये सभी बेकार चीज़ें मानेगी, इनको कैसे बच के आप इनसे निकल सकते हो। फिर ड्यूटीज ऑफ रजुकाज, रजुकाज जो थे ऑफिसर्स थे, गवर्निंग ऑफिसर्स, तो उनके बारे में बता रखा है। फिर कहता है रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट शुड नॉट बी सैक्रिफाइस्ड ऑन पर्टिकुलर डेज, अ सेपरेट लिस्ट ऑफ मैशिंग दैट शुड नेवर बी किल्ड। तो ये सब बातें एडिक्ट 5 में बता रखी हैं। फिर कहता है कि किंगडम की क्या पॉलिसी है, धम्मा पॉलिसी वो, और अशोकाज वर्क फॉर अटेनिंग धम्मा, डेवलपिंग ए टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स, ये बात यहाँ पे सारी डिस्कस है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 एडिक्ट्स के अंदर ये सब बातें इन्होंने बता रखी है। हालांकि इसके अंदर मेजर रॉक एडिक्ट ज़्यादा फेमस है, तो हम उसी पोर्शन को एक बार देख लेते हैं कि मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या क्या कह रखा है अशोक ने। ठीक है, जैसे ये अब हम मेजर रॉक एडिक्ट्स कर रहे हैं। जैसे जो पहला है वो माना गया है कि मेजर रॉक एडिक्ट पहले में लिखा हुआ है नोट टू किल एनिमल्स। इसमें अशोक ये कहते हैं कि देखो अभी रॉयल किचन के अंदर भी सिर्फ 2 पीकॉक और 1 डियर, बस इन्हीं का ही जो है मीट बन रहा है। और प्रोमिस कर रहा है अशोक, इसमें खुद लिखता है कि आई प्रोमिस दैट आई विल गिव अप दीज एज वेल, मैं इनको भी बंद कर दूंगा। लेकिन डियर के मीट के लिए एक वर्ड होता है वेनिसन, है ना, स्पेलिंग आप लोग प्लीज चेक कर लेना, वेनिसन, वेनिसन होता है डियर का मीट। तो इसके ऊपर एक बार इंग्लिश में आया हुआ है किसी स्टेट सर्विसेज क्वेश्चन, नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, दैट इज मीट ऑफ डियर। ठीक है, और बोलता है नोट टू वेस्ट मनी सोशल रिचुअल्स, तो भैया जो सोशल रिचुअल्स हैं उनके ऊपर पैसा खर्च मत करो, पैसे को इतना वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए रॉक एडिक्ट 2 में क्या कहता है, मेडिकल मिशंस टू डिफरेंट पार्ट्स, कह रहा है कि अलग अलग एरिया में मैंने जो है मेडिकल मिशंस भेजे हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, और साथ में बाद में कुछ जगह इसके जो है बेटा बेटी के भी नाम, महिंदा और संगमित्रा कहता है कि इसने भेजे थे, जो इसकी संगमिता जो इसकी बेटी का नाम है और महिंदा इसके बेटे का नाम, कहते हैं ये 2 लोगों को इसने इनफैक्ट श्रीलंका की तरफ भेजा मेडिकल मिशंस के लिए, तो वो ऐसा बाद में बता रहा है। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि मेडिकल मिशंस भेजे मैंने, पांड्या, सत्यपुत्रास, केरल पुत्रास, साउथ इंडिया में मेडिकल मिशन भेजे। फिर कहता है मेजर ऑडिट 3 में कहता है कि लिबर्टी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, टॉक्स अबाउट युक्तास, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, प्रदेशिकास, रजुकास, रूरल ऑफिसर्स who in every 5 years would cover different parts of modern empire to teach Ashoka's Dhamma's policy। अशोका ने धम्मा पॉलिसी की बात की थी और कह रहे उसको फैलाने के लिए इनके अलग अलग टाइम है। ये जो है रजुकास जो है वो हर 5 साल में जाएंगे एरिया के अंदर और धम्मा पॉलिसी को फैलाएंगे, और इसको बोलते हैं धम्मा यात्रा। ठीक है, इस पॉलिसी को बोला जाता है धम्मा यात्रा। फिर उसका कहता है मेजर रॉक एडिक्ट 4 के अंदर कह रहा है कि धम्मा घोष इज बेटर देन साउंड ऑफ वोर, भेरी घोष। तो ये ड्रम, साउंड ऑफ वॉर, मतलब जो वॉर ड्रम होता है, कहता है उसको चेंज कर दो धम्मा घोष से। और धम्मा को काफ़ी ज़्यादा इसने अपने मेजर रॉकेट्स में बार बार डिस्कस किया है, और फिर बाद में इसने रीज़न भी दिया कि मैं इसको क्यों इतनी बार डिस्कस कर रहा हूँ। फिर कहता है धम्मा का इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और ही टुक प्लेज फॉर धम्मा सक्सेस, ने कहा कि मैं अपने बिहाफ पे, अपने बेटे के बिहाफ पे, अपने पोते के बिहाफ पे, अपने पड़पोते ग्रेट ग्रैंडसन के बिहाफ पे ये प्लेज लेता हूँ कि मैं धम्मा को सक्सेस कराऊंगा, इस तरह से मैंशन है। उसके बाद देखिए मेजर रॉक एडिक्ट 5 क्या बोलता है कि इसने धम्मा महामात्रास अपॉइंट करे हैं जो धम्म यात्रा के लिए जाएंगे। फिर ये कहता है इज ऑल्सो वरीड अबाउट स्लेव्स राइट एंड दे शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट।
तो यहाँ पे स्लेव के लिए केयर थोड़ी दिखा रहा है। फिर कहता है मेजर रोगेटिक 6 में क्या कहता है, किंग्स डिजायर टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज पीपल कंडीशंस और वेलफेयर की बात करता है। तो मेजर रोगेटिक 6 में इसने सेंस ऑफ ड्यूटी की बात की, सेंस ऑफ ड्यूटी, राजा की सेंस ऑफ ड्यूटी की अपनी प्रजा के लिए। और दूसरा टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है। एडिक्ट 7 के अंदर मेजर में टॉलरेंस फॉर रिलीजन कहता है कि भैया जो है धर्म के हिसाब से टॉलरेंस होनी चाहिए। और इनफैक्ट ये भी कहता है कि आप जो और धर्म के लोग हैं उनको भी आप दान वगैरह करो, सिर्फ बुद्धिज्म नहीं, जैनिज्म, ब्राह्मणा, श्रमणास, सबको दान धर्म किया जाना चाहिए सबके लिए, क्योंकि उनका भी सर्वाइवल आपके दान के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उनको भी दो, इस तरह से बताता है। फिर उसके बाद कहता है कि अशोक कहता है कि मैं भी खुद धम्म यात्रा पे गया, विजिट टू बोध गया एंड बोधि ट्री, और ये 8th लोकेटेड को बताता है, ठीक है। शायद 10th रेगनल ईयर में था, तो वहाँ पे अशोक ने धम्म यात्रा की थी, फर्स्ट धम्म यात्रा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वही क्रिटिसाइज करता है पॉपुलर सेरेमनीज को, और फिर से कहता है कि नॉट टू वेस्ट मनी, रोक एडिक्ट 9 के अंदर। ये एक्चुअली 14 है, तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पोर्शन, बट इट्स ओके, ठीक है ना। तो देखिए रोक एडिक्ट 10 में क्या बोलता है, सेंसर द डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, कहता है फेम एंड ग्लोरी इंडिविजुअल की नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल की फेम एंड ग्लोरी नहीं, फेम एंड ग्लोरी हो तो धम्मा की हो, पॉपुलैरिटी धम्मा की हो, इंडिविजुअल की नहीं होनी चाहिए। फिर 11 में कहता है धम्मा क्या है, इसको फॉलो करना चाहिए। फिर कहता है रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, सिमिलर टू 7th के अंदर, 12th के अंदर। फिर 13th के अंदर इसने कलिंग वॉर इसने जो है मेंशन किया, और यहाँ पे कहा कि भाई बहुत सारे लोग जो है इंजर्ड हो गए थे, बहुत सारे मर गए थे, और ये अच्छा नहीं था, तो शायद इसी बात की वजह से बाद में जो है इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। और फिर कहता है कि इस पाथ्स टुवर्ड्स धम्मा क्या है, टॉक्स अबाउट धम्मा विक्ट्री, यात्राज, और बोल रहा है कि मैंने जो है और जगह भी, जैसे कह रहा है कि धम्मा की विक्ट्री और जगह भी, मतलब धम्मा यात्राज भेजी इसने ग्रीक किंग्स के पास, एंटियोकस किंग ऑफ सीरिया, टोलमी ऑफ इजिप्ट, मांगाज ऑफ सीरीन, एंटिगोनास ऑफ मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस, इन सब के पास भी इसने धम्मा यात्राज कराई, मतलब लोगों को भेजा, धम्मा विक्ट्री यहाँ पे हुई। और कहता है साउथ के अंदर भी धम्मा विक्ट्री हुई है, जैसे कि चोलाज और पांड्यास के अंदर, मतलब धम्मा विक्ट्री यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे उसने धम्म यात्राज के लिए धम्म महामात्राज को भेजा है, जो धम्म महामात्राज थे वो फैलाने के लिए गए थे इधर, ऐसा बताना चाह रहे हैं। और फिर लास्ट वाले एडिक्ट में ये कहता है कि भैया अलग अलग जगह मैंने इंस्क्रिप्शंस लगवाए हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ धम्मा है कि भैया धम्मा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने इसको बार बार रिपीट किया है। तो धम्मा देखिए वैसे वर्ड है, संस्कृत वर्ड है धर्म, धर्म के लिए, और इसके अंदर ज़्यादा ऐसा कोई रिलीजन नहीं था ये अशोक का, सिर्फ डूज एंड डोंट्स थे, कि जैसे भैया डूज के अंदर ये कहता है कि एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की बातें मानो, दान वगैरह दो, डोंट्स में कि झूठ मत बोलो, है ना, चोरी मत करो, इस तरह की बातें इन्होंने बेसिक मेंशन कर रखी है। दीज आर डूज एंड डोंट्स ऑफ धम्मा, ठीक है। उसके बाद कहता है डिक्लाइन ऑफ मोरन एम्पायर, कहता है मोरन एम्पायर डिक्लाइन क्यों हो गया। तो इसके अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है ब्राह्मणिकल रिएक्शन, हरिप्रसाद शास्त्री ने दी है। हरिप्रसाद शास्त्री ने एक्चुअली बेस इसीलिए किया क्योंकि एक शशांक किंग जो था गौड़ का, उसने बोध गया ट्री को कटवा दिया था। शशांक किंग ने जो बोध गया ट्री था, जहाँ पे बुद्ध को जो है निर्वाण मिला था, उसको कटवा दिया था। तो कई बार ऐसा बोलते थे देखो ये जो है किंग सब जो आ गए ये ब्राह्मण था, ये तो इसलिए कह रहे कि ब्राह्मण्स का रिएक्शन था और इसीलिए ही मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। फिर दूसरी पॉलिसी है पैसिफिस्ट पॉलिसी राय चौधरी की। ये कहते हैं कि अब अशोक जो है बिल्कुल शांत हो गया था, तो लड़ाई झगड़े कर नहीं पा रहा था और ग्रेजुअली इसलिए खत्म हो गया पूरा किंगडम। लेकिन इसके भी जो है इसके भी तर्क ये दिया जाता है कि बात गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अशोक ने पूरी तरह से आर्मी को डिसबैंडन कर दिया था। और साथ में एक्चुअली हमने इसमें देखा नहीं, इन्होंने जो है एक एडिक्ट के अंदर शायद मेजर ऑकेडिक्ट 13 के अंदर ही, एक सेकंड है ना, वापस रिपीट करते हैं, एक बार देखते हैं उसमें मेंशन है कि नहीं। अच्छा इसमें ठीक है मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। मेजर ऑकेडिक्ट 13 के अंदर ही अशोक ने जो है जो ये एक ट्राइब थी अत्विक ट्राइब, फॉरेस्ट ट्राइब थी अत्विक, उनको धमकाया है, मतलब उन सब कहा है कि ऐसे तुम गड़बड़ मत करो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा अशोक ने बोला। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पैसिफिस्ट हो गए थे। अत्विक ट्राइब थी, फॉरेस्ट ट्राइब, उनको जो है वार्निंग दी है, तो पूरी तरह से पैसिफिस्ट नहीं हुए थे, क्योंकि हमने देखा कि आर्मी भी खत्म नहीं की और साथ में वार्निंग भी दे रहे, तो पूरी पैसिफिस्ट पॉलिसी ठीक नहीं बात। ठीक है, ब्राह्मणिकल रिएक्शन की बात भी पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी था तो फिर एक ही टाइम में खत्म हो जाता, बहुत ग्रेजुअल वैनिश हुआ था। सिर्फ अशोक के भी बाद में बेटा पोते इनके नाम आते हैं, दशरथ का भी नाम आता है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे नाम आते हैं बाद में जिन्होंने रूल किया। नेक्स्ट थ्योरी बोलते हैं पुअर इकोनॉमिक कंडीशन बाय डी.डी. कोसम्बी। कहते हैं इनके जो कॉइन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जो हल्के हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा टैक्स चार्ज करते थे, तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर थी।
तो देखिए इस चीज़ को बिल्कुल उल्टा भी कहा जाता है कि जब टैक्स ज़्यादा चार्ज कर ज़्यादा पैसे आ रहे होंगे तो इकोनॉमिक कंडीशन क्यों पुअर होगी, है ना। ये कह रहे हैं टैक्स ज़्यादा इसलिए चार्ज करते क्योंकि पैसे नहीं थे, बट इसको उल्टा ही बोल सकते हैं कि ज़्यादा टैक्स था तो ज़्यादा पैसे थे। तो क्योंकि टैक्स सिस्टम बहुत बढ़िया बता रखा है अर्थशास्त्र के अंदर कि इनका जो टैक्स सिस्टम इतना तगड़ा था कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टैक्स था, कि भैया कोई चीज़ बच नहीं सकती थी, हर चीज़ पे टैक्स था, है ना। इवन जो चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र में बताती है कि प्रोस्टिट्यूशन पे भी टैक्स था। तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिजाइम जो थी काफ़ी ज़्यादा भारी थी और काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट सिस्टम था। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है रोमिला थापर ने दी है, अभी भी अलाइव है ये, और उन्होंने कहा ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ वीक सक्सेसर्स, कि भैया होता क्या है कि एक राजा के प्रति सब लोग जो है लॉयल रहते हैं, और सारी अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाए तो राजा अगर वीक हो गया तो सब खराब हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि सक्सेसर्स वीक हो गए और ओवर सेंट्रलाइज था। बट ये थ्योरी ऐसे जनरल थ्योरी है कि सब जगह इनवैलिड होगी, जब भी कोई डायनेस्टी खत्म होती है तो यही होता है, वीक सक्सेसर होते हैं और ओवर सेंट्रलाइजेशन का भी मेजर रीजन रहता ही है। तो ये 4 थ्योरीज हैं डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर की। तो ये हमने मौर्यन एम्पायर किया। आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।